सरकार रोजाना इसके ऊपर जांचें कराएगी, हम यहाँ मामले उठाते रहेंगे, वेतन भत्ते उनको दे नहीं पाएंगे, बाहर के राज्य के बाहर के लोग आकर के वीसी और उद्योगपति इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। हमारे बच्चों को, हमारे प्रदेश के लोगों को इस यूनिवर्सिटी का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए भेजा जावे और इसको आज पास नहीं किया जावे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री सुभाष मील, 5 मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 आप ओजस्वी पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है वह केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक नहीं है। यह राजस्थान की धरती से उठाई गई एक ऐसी आवाज़ है जो हजारों साल पहले जो भारतीय ज्ञान, जो आयुर्वेद का, उसको आधुनिक समय की कसौटी पर खरा उतारने के लिए यह विधेयक लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि एक विश्वविद्यालय पहले है, अभी इसकी क्या जरूरत है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद की ताकत को जब कोरोना महामारी आई तो दुनिया ने इसको पहचाना। तुलसी का काढ़ा हो, गिलोय का हो, अश्वगंधा का हो, पूरे देश में, दुनिया में करोड़ों लोगों ने आयुर्वेद की ताकत को पहचाना। और उस समय पर ऐसी महामारी में अगर कोई दवा सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई तो वो आयुर्वेद दवाएं और आयुर्वेदिक काढ़े उसमें सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुए। माननीय सभापति महोदय, जब चरक और सुश्रुत इस देश की मिट्टी में औषधियों के बीच बहे थे, जब पतंजलि ने योग को मानव मुक्ति का मार्ग बनाया था, जब धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद को जीवन विज्ञान का दर्जा दिया था, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन यह ज्ञान संस्थागत होगा, यह ज्ञान व्यवस्थित होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। आज इस सदन में प्रस्तुत यह विधेयक उस हजारों पुराने सपने को पूर्ण करने का एक प्रयास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूं कि जो सदियों से तीर्थ ज्ञान और सांस्कृतिक संगम का केंद्र अजमेर रहा है, उसमें यह विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और यह केवल आयुर्वेद का नहीं, आयुर्वेद की 5 धाराओं, आयुर्वेद, रोग, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी का जो केंद्र बनने के लिए जा रहा है, यह संस्था होगी जहां हमारी बेटे और बेटियां योगाचार्य, वैद्य और शोधकर्ता बनकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का स्वास्थ्य सुधारने का काम करेंगे। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इस विधेयक को पारित करने का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी, श्री फूल सिंह मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर 2026 का नाम संशोधन कर राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय अजमेर 2026 करने के बाबत में मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है मंत्री महोदय से कि उक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयुष चिकित्सालय के समस्त पाठ्यक्रमों का अध्ययन करवाया जाएगा, न केवल आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मात्र। संशोधित नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब एवं माननीय मंत्री जी भजनलाल जी की सरकार में आयुष चिकित्सालय पद्धति के विकासशील सोच का प्रतिबिंब साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एक ऐसी दवा है जिसमें शरीर में कोई इफेक्ट नहीं है, मगर होम्योपैथिक भी इससे कम नहीं है। इसलिए पूर्व सरकार में केंद्र सरकार से इसको एक करने के लिए दिया था, विगत सरकार के
कार्यालय में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के आदेश की त्रुटिपूर्वक व्याख्या कर नोटिफाई किया गया था, जबकि भारत सरकार में उक्त मंत्रालय विभाग स्पष्ट रूप से आयुष मंत्रालय विभाग ही किया था। अतः उक्त विधेयक संशोधन के साथ साथ भारत सरकार की दृष्टि रखते हुए राज्य में ही उक्त मंत्रालय विभाग का नाम आयुष स्पष्ट रूप से करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा नहीं बोलकर वास्तव में आयुर्वेद और होम्योपैथिक अलग अलग ज़रूर है, मगर उनका इलाज में शरीर में कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए राजस्थान आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक को जनमत जानने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको वापस लेता हूं। धन्यवाद। श्रीमती अनिता पटेल। धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आयुर्वेद पद्धति कोविड काल में कितनी महत्वपूर्ण थी और प्राकृतिक चिकित्सा और योग व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान पद्धतियों से जहां रोगों में बढ़ोतरी हो रही है वहीं उसको जड़ से खत्म करना नितांत आवश्यक हो गया है। राजस्थान की समृद्ध आयुर्वेदिक परंपरा और प्राचीन चिकित्सा ज्ञान को सुदृढ़ करने की दिशा में राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, आयुष से संबंधित अन्य चिकित्सा पद्धतियों के शिक्षण, अनुसंधान, उपचार और समेकित मंच प्रदान करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की परिस्थितियों की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान जैसे विशाल राज्य में आयुष पद्धतियों की उपयोगिता निरंतर बढ़ रही है। आधुनिक जीवन शैली के कारण मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव और हृदय रोग जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा न केवल उपचार प्रदान करती है बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। इस दृष्टि से अजमेर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महाविद्यालयों को शैक्षणिक दिशा प्रदान की जाएगी तथा पाठ्यक्रमों को व्यवस्थित और मानकीकृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसंधान को बढ़ावा देकर के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने का कार्य भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुर्वेद औषधियों, योग, चिकित्सा और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों पर शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही पद्धतियों की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में औषधीय पौधों की प्रचुर संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय के माध्यम से औषधीय वनस्पतियों की खेती, संरक्षण और औषधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। इससे न केवल आयुर्वेद चिकित्सक को मजबूती मिलेगी बल्कि किसानों के लिए भी आय के नए अवसर उत्पन्न हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह विश्वविद्यालय राज्य में स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। योग, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वेलनेस कार्यक्रमों में माध्यम से देश विदेश के लोग राजस्थान की ओर आकर्षित होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सीकर से आने वाले माननीय सदस्य जोधपुर विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय को आर्थिक मदद देना, विश्वविद्यालयों में का नियंत्रण करना, ये राज्य सरकारों को प्रभावी कदम इस ओर उठाने चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से डिग्रियां बांटी गई, ये विश्वविद्यालय सरकारी विश्वविद्यालय होगा, निजी विश्वविद्यालय नहीं है। लेकिन सरकारी विश्वविद्यालयों को भी वित्त पोषित किया जाना चाहिए, सरकार की ओर से उनको भी आर्थिक मदद दी जानी चाहिए, क्योंकि जो हमारा एमडीएस विश्वविद्यालय है उसमें मात्र 8 टीचर्स वर्तमान में हैं और लगभग 200 से 250 केसेस
लोगों के वहां चल रहे हैं। आज आयुर्वेद तो तक ही है। विश्वविद्यालय की सारी शक्ति जो है वो केसेस के निपटारे में ही चले जाती है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह के कोई केसेस ना हो और ठीक पद्धति से विश्वविद्यालय की स्थापना हो। विश्वविद्यालय को पूरी तरह से राज्य सरकार वित्त पोषित करे और वित्त पोषित करने के बाद में ये विश्वविद्यालय के उपदेशों को हम पूरा कर पाएंगे। और एक बार अंत में मैं ये बात और कहना चाहती हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा है ना, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख केंद्र अजमेर रहा है। अजमेर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके आप प्राकृतिक चिकित्सा को और बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि डिप्रेशन और मानसिक तनाव ये प्राकृतिक चिकित्सा से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान पद्धतियां इसमें कारगर साबित नहीं है। तो मैं अंत में यह कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगी कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो होगा ही। यह विश्वविद्यालय पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान के समन्वय के माध्यम से समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आपने ये जो विश्वविद्यालय अजमेर में खोलने की बात की है सरकार ने, मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, पर एक सुझाव के साथ कि इसको पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाए और जो अपना जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव दिया है उसको मैं वापस लेती हूँ। श्री मनीष यादव, श्री छगन सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर सुभाष गर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक पर बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब आयुष की बात करते हैं तो आयुष में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी सभी शामिल होती हैं। तो मेरा सरकार से आग्रह आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि इसका नाम कृपा करके राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय अजमेर किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से आपने इसका बाद में तो आप डिफाइन कर रहे हैं कि आयुष से आशय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धति है, लेकिन बाहर ये इंप्रेशन जाता है, बच्चों को परेशानी होती है कि जब आप होम्योपैथी विश्वविद्यालय ही नहीं हो तो आप डिग्री कैसे दे सकते हो। तो मैं एक तो ये बात कहना चाहूँगा कि इसका नाम जो है राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय अजमेर रखा जाए, ना कि ये पुरानी अधिकारी लोग क्या करते वो पुराना एक्ट उठाते हैं, उसके आधार पर संशोधन कर देते हैं, ये नहीं देखते कि अब उसका नाम आयुष विभाग हो गया है, आयुष मंत्रालय हो गया है, तो उसका संशोधन कर लें कम से कम। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि एक जो धारा है इसकी बात करना चाहूंगा, जिसको देखने की जरूरत है कि एक का है इन्होंने, आप भी जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बॉडीज बनती थी, आपको ध्यान होगा राजस्थान विश्वविद्यालय के सारे एक्ट देख लीजिए, उसमें जब कोई वित्त पोषित विश्वविद्यालय बनता है तो एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज से होता था, एक नॉन गवर्नमेंट कॉलेज से होता था। इन्होंने इसमें क्या कर दिया, वन प्रिंसिपल कोऑप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम अमंग्स द प्रिंसिपल ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज। तो इसको भी देखने का विचारने का प्रश्न है कि इसमें दोनों कॉलेजेस करिए, गवर्नमेंट से भी होगा और नॉन गवर्नमेंट से भी होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पे आए कि इन्होंने सिस्टम को वाइस चांसलर शैल बी होल टाइम ऑफिसर्स में लिखा है कि एक तो ये कि आयुष के संबंध में अध्ययन किया हुआ हो, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एन इक्विवेलेंट पोजीशन इन रेप्यूटेड रिसर्च एंड एकेडमिक इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन लिखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम विशेष विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो केवल जो वाइस चांसलर हो वो आयुष की फील्ड का ही होना चाहिए, ना कि किसी हायर जनरल एजुकेशन के प्रोफेसर को आप वाइस चांसलर बना देते हो तो वो कैसे काम कर पाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका आयुष का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये अच्छा स्टेप है और राज्य सरकार की नीति थी कि हर संभागीय विश्वविद्यालय, संभागीय स्तर पर विश्वविद्यालय होने चाहिए। क्या कारण है कि और संभागों पर आप विश्वविद्यालय खोलते चले आ रहे हो, भरतपुर पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता है, भरतपुर संभागीय स्तर पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय आयुष पद्धति को बढ़ाने के लिए सभी, न केवल आप अजमेर में खोलिए, जोधपुर में खोला है, आप सारे जो संभागीय स्तर पर जितने भी मुख्यालय हैं वहां भी आयुष को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विश्व स्तर की अब स्टडी करें तो लगभग $583 बिलियन का बिजनेस है आयुष का।
इस आयुष के बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए इन विश्वविद्यालय खोल तो जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो डेवलप नहीं होती है तो इसका इनपुट नहीं होता। ये केवल विश्वविद्यालय इस पर ध्यान दिया जाए, अच्छी बात है, खोलें। आयुष का जमाना है, आयुष की बहुत वो है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम विश्वविद्यालय तो खोलते हैं लेकिन केवल एडमिशन पर और एग्जामिनेशन पर ध्यान दिया जाता है, रिसर्च पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और यह मान लिया जाता है कि हमने विश्वविद्यालय खोल दिया और आयुष की अपार संभावनाएं हो जाएंगी। उन स्टडीज कर लीजिए विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति हो रही है, उसको भी सुधारने का काम करना चाहिए। और बिल्कुल बात सही है कि स्वयं जो सेल्फ फाइनेंसिंग की छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज है उन्हें 25 करोड़ का बजट दे रहे हैं आप, और 2 करोड़ दे रहे हैं नॉन रिकरिंग के लिए और 25 करोड़ दे रहे हैं जो है नॉन रिकरिंग। अध्यक्ष महोदय आप तो जानते हैं 25 करोड़ में से क्या होगा इस विश्वविद्यालय में, कम से कम 100 करोड़ मिनिमम इनिशियल अमाउंट देना चाहिए ग्रांट का। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा, ये संशोधन मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें एक तो जो है एडवाइजरी काउंसिल बड़ा मुश्किल हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। जितने भी बिल आ रहे हैं वहां तो एडवाइजरी काउंसिल हो रही है सभी बिल में, लेकिन इस आयुर्वेद में कहीं भी एडवाइजरी काउंसिल की बात नहीं हुई है। तो एक तो मैं कहना चाहूंगा एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान हो। दूसरा, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय मंत्री जी, इसका नाम माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का नाम, उप मुख्यमंत्री जी बैरवा साहब, बैरवा साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय का नाम, जोशी जी एक मिनट, अगला श्री हरीश बैरवा साहब एक मिनट साहब, इस विश्वविद्यालय का नाम राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय कर दीजिए, जिससे कि होम्योपैथी, योगा, यूनानी सबका काम हो सके। बाहर स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऑफिसर्स तो केवल वो कट पेस्ट करते थे और आपके सामने रख दिया। ये वो 2002 का विश्वविद्यालय था जोधपुर, अब आप खोल रहे 2026 में, तो इसका राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय कर दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक पे बोलने का मौका दिया। मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा कि इसका नाम जो है राजस्थान आयुष विश्वविद्यालय अजमेर होना चाहिए। अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से काफी फायदा मिलेगा। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सन 2002 में, इससे पहले जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय खुला था। आज के समय में उसके क्या हाल है आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनएचएम के अंतर्गत राजस्थान में आयुष चिकित्सालयों के लिए 2037 पद स्वीकृत है और जिनमें से 1532 जो पद है वो खाली पड़े, यानी केवल 505 डॉक्टर के भरोसे पूरे राजस्थान चल रहा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले 1532 पदों को भरने की जरूरत है। साथ ही साथ राजस्थान के विश्वविद्यालयों की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1082 पद स्वीकृत है, जिनमें से मात्र 629 पद यानी 60% से अधिक जो पद है वो खाली पड़े। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में पहले बात करने की जरूरत है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग हमारी यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर भी कई सारी जो समस्या आ रही है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ उस तरीके से ही हम आगे नीति बनाएं ताकि वो समस्याएं जो है वापस वर्तमान इस विश्वविद्यालय में हमें देखनी न मिले। आप देखेंगे कि जो 1532 पदों को भरने की जो प्रणाली है उसको जस्ट पूरा करें। साथ ही साथ जो वर्तमान में BAMS, BHMS, BUMS जैसी 5 साल की जो इंटीग्रेटेड डिग्रीज की जो कोर्सेज है उनका मानदेय जो है वो आज के समय में 28,000 है। मुझे लगता है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार अगर हम सम्मानजनक स्थिति में इन तमाम युवाओं को, इन विद्यार्थियों को अगर देंगे तो निश्चित रूप से इनको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों को लेकर भी हमें बात करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो ग्रांट की बात इन्होंने कही, क्योंकि मात्र 25 करोड़ रुपए दिए गए वो बहुत कम है, आप ज्यादा पैसे दें। और आज के समय में यूनिवर्सिटीज पहले से वित्तीय जो व्यवस्था उनकी बहुत चरमराई हुई है। आए दिन तमाम पेंशनर हो चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, तमाम लोग जो हैं वो आए दिन हड़ताल करते हैं, धरने पे बैठते हैं, उससे एक नेगेटिव इमेज आती है। यूनिवर्सिटीज को हम मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। आयुर्वेद को जरूरत है कि हम आगे बढ़ाएं, हमारी पहचान है, राजस्थान की, भारत की पहचान है। तो अगर आप इस बारे में कई सारी चीजें, ये कदम जो आपने उठाया ये वाकई स्वागत योग्य है, आपने ऐतिहासिक कदम उठाया, पर इसके अंदर भी कई सारी टेक्निकल चेंजेस की जरूरत है। आप निश्चित रूप से माननीय जो भरतपुर से आने वाले जो सदस्य हैं उन्होंने काफी अच्छी बातें कही है। एडवाइजरी कमेटी बनाने की, एडवाइजरी बोर्ड बनाने के लिए आप अगर पहल करेंगे तो इसका बेनिफिट जो है वो आने वाले समय में मिलेगा। और साथ ही साथ वित्तीय व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको आप सही करें, पेंशनर को पेंशन दें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। श्री अर्जुन लाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 पर
बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद। माननीय सभापति जी, ये अजमेर विश्वविद्यालय केवल एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं बनेगा, बल्कि भारत की प्राचीन आयुष चिकित्सा है तथा उनकी जो पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और होम्योपैथी, इनकी संरक्षण एवं संवर्धन का एक प्रमुख आधार बनेगा। ये राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद एवं योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा, जो इस संस्था की बौद्धिक गहराइयों को दर्शाएगा तथा इसमें BAMS, BHMS, BUMS, BNYS जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ साथ MD, MS और PhD जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक युग की बीमारियों के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान के माध्यम से, जो हमारे इसके आयुर्वेद के देवता के रूप में धन्वंतरी जी थे, जिन्होंने इस पद्धति को शुरुआत की थी, और त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी के मेघनाथ के द्वारा संजीवनी के रूप में उन्होंने एक वेद के द्वारा जड़ी बूटी मंगवा के उनका इलाज किया था, तो वैसे कि वैसे इससे जो बीमारी होती है उसे जड़ से खत्म करके उपचार खोजना होगा। इसमें शोध कार्य होंगे जिसमें गंभीर बीमारियों के लिए उनकी रोकथाम और पुरानी बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों पर केंद्रित होगी। आज के समय में जब पूरी दुनिया तनाव और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही है, तब ऐसे विश्वविद्यालयों के अंतर्गत नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस का महत्व और बढ़ जाता है। इस संस्थान से केवल डॉक्टर्स ही तैयार नहीं होंगे, बल्कि समाज में स्वस्थ जीवन शैली और योग के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैलाएगी। विश्वविद्यालय हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत संगम है। यह संस्थान सही मायने में स्वस्थ राजस्थान, स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान देगा। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अजमेर में ये विश्वविद्यालय, जो इन्होंने 2024-25 में बजट घोषणा की थी, उसके लिए इन्होंने ये सपना साकार किया है। मैंने मेरा जनमत जानने का जो प्रस्ताव दिया था उसको मैं वापस लेता हूँ। धन्यवाद। श्री नरेंद्र बुडानिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 लेकर आई है, और इस विधेयक के माध्यम से जो विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, उसके माध्यम से आयुर्वेद, योग, चिकित्सा में सुधार तथा नियंत्रण, अधिक समन्वय करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, शानदार सब्जेक्ट है, और आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो हमारे देश में और प्रदेश में आयुर्वेद और उसकी आयुष की है। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि कोरोना जैसे काल में हमारे आयुर्वेद ने और प्राकृतिक चिकित्सा ने, योग ने इतना बड़ा काम किया जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हमारे कई विश्वविद्यालयों ने, यूनिवर्सिटियों ने जो है काढ़ा पिलाया, हमने घर घर जाके पिलाया, और लोगों ने लाइन लगा लगा के पिया, और उसका एक रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध ये है अध्यक्ष जी, पारित कराते समय लोग तो चाहिए आप। मैं आपसे
व्यक्तिगत अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी रुचि है इसमें, इसलिए आप विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं अजमेर में, तो आप ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आप नवाचार करते रहते हैं। अध्यक्ष जी सुनिए मेरी बात, आप नवाचार करते रहते हैं, तो आप इस विषय पर हमें 5 मिनट का बोलने का समय दिया है, आप इसके ऊपर 1 दिन की पूरी चर्चा करवाएं। ये इतना आपको याद रखेंगे लोग, क्योंकि आयुर्वेद जिस प्रकार से लुप्त हो रहा है हमारा आयुर्वेद, राजस्थान के अंदर आयुर्वेद जो है इतना अपने बहुत बड़ा स्थान रखता है, लेकिन धीरे धीरे जो है कमजोर होता जा रहा है। हालात के कारण क्या है? मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं होने से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि आज हमारे जो औषधालय हैं, चिकित्सालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो अपने उद्देश्य पे खरे नहीं उतर रहे हैं। एक जो है मीडिया कैग रिपोर्ट में मैंने पढ़ी थी, उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 40 जो है इंडोर हॉस्पिटल हैं आपके, जो उसमें 40 में इंडोर चिकित्सालय में एक भी पेशेंट भर्ती नहीं हुआ। आप सोच लीजिए कि हमारे जो अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, उनकी हालत क्या है। हम यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, खोलिए। यूनिवर्सिटी में जो है जिस प्रकार का सरकार का नियंत्रण है आपका, आप ये जो और जो यूनिवर्सिटियां जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं, ये भी बन जाएंगी, ये भी अपना जो है सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस विभाग में आप इसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इसको वित्तीय सहायता दीजिए और इस विश्वविद्यालय को जो है स्वायत्तता से काम करने का अवसर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। सभापति अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं इन बिल के गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस आयुर्वेद के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे चिकित्सक रहे हैं, बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं, आज वो घर बैठे हैं, उनका उपयोग होना चाहिए। मेरे पास में एक किताब है, मैं इसको पढ़ता हूं हर महीने, निरोग धाम। इसमें ऐसे हमारे राजस्थान के डॉक्टर्स हैं और उन्होंने अपने लेख लिख रहे हैं और उसका इतना अनुभव हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार करवाइए। आज ये आने वाली पीढ़ी हमारी हमें देखेगी कि हमें क्या देके गई है। आज ऐसे रोग पैदा हो रहे हैं, जिनका इस एलोपैथिक में कोई स्थान नहीं है। और आप रोक लगाइए, आप निरीक्षण कीजिए, आप मॉनिटरिंग करिए। आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई लिखते हैं, तो आयुर्वेद की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, वो अपनी समस्याओं में फंसे रहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सभापति, एक मेरा खुद का जो है तारानगर का इशू है, 2022-23 में 1 मिनट में 2022-23 में बजट के अंदर जो है आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया, घोषणा हुई विधानसभा में। और वहां का जो तारानगर का जो हॉस्पिटल है, अस्पताल था, छोटा था, अपग्रेड कर दिया, ब्लॉक स्तर का कर दिया और पूरा स्टाफ क्रिएट कर दिया, पूरा स्टाफ आ गया, काम करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, बजट भी मिल गया, सरकार ने जमीन भी दे दी, लेकिन 2 साल से उसकी तरफ ध्यान नहीं है। सिर्फ यही चिंता है कि ये कांग्रेस के राज में पास हुआ था, बजट में घोषणा हुई थी, तो हमारा कर्तव्य नहीं है। ऐसे हम इन सब्जेक्टों पे सोचेंगे ना, जो आयुर्वेदिक जैसी चीजों पे, तो हमारा नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जल्दी शुरू किया जाए। आपने मुझे राजस्थान आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 26 पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले धारा 3 की क्लोज 6 पर बताना चाहता हूं कि चिकित्सा की भारतीय पद्धति से योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक और सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की अष्टांग आयुर्वेदिक पद्धति अभिप्रेत है। और आपने जब बोर्ड का धारा 11 में बोर्ड का जो गठन किया गया है, उसमें आपके निदेशक आयुर्वेदिक, निदेशक होम्योपैथिक और निदेशक यूनानी को तो आपने शामिल किया है, लेकिन आपने इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा के डायरेक्टर को इसमें शामिल बोर्ड में नहीं किया गया है। तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आप मंत्री महोदय इस पर गौर करें, तो इसको भी आप उसमें डायरेक्ट बोर्ड में योग और प्राकृतिक चिकित्सा के डायरेक्टर को भी शामिल किया जाए, जिससे पूरा बोर्ड गठन हो जाए। आपने इसमें उद्देश्य जो दिए हैं, इसमें आपने
आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न संगठक महाविद्यालय और चिकित्सा भारतीय पद्धति शिक्षा प्रदान करने के लिए संबद्ध निजी आयुर्वेदिक महाविद्यालय और संस्थान की बात करी है। तो मैं आपके उस अंतिम छोर के नीचे की स्थिति बात करना चाहता हूं, जो विद्यालय में आप संगठन की बात करना चाह रहे थे। ये प्राकृतिक आपका जो बिल आया, विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, ये राजस्थान के लिए बड़ा एक बहुत शुभ अवसर है। आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख में आयुर्वेदिक ब्लॉक चिकित्सालय खोलने की घोषणा की थी, इसलिए आपका दूसरा धन्यवाद। ये अंतिम छोर के उस दादी नानी के नुस्खे तक आप पहुंचे हैं, वो उस घर तक, उस महिला तक आपकी इस चिकित्सा पद्धति की योजना किस तरीके से पहुंच गई। आज के युग में शिक्षा तो हर घर में पहुंच गई, लेकिन वो हमारी दादी नानी अपने बच्चों को घरों में ठीक करती थी, इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से ही करती थी। लेकिन आज इसका प्रचार और इसका प्रसार उन घरों से दूर हो चुका है। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आप नीचे के स्तर पर, जहां आपके ब्लॉक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनके माध्यम से हर घर तक अगर छोटी छोटी जानकारी, जो छोटे छोटे बच्चे बीमार होते थे तो वो बनानिया घर में बच्चों का इलाज करती थी, इन डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ता था। तो इसलिए आपका प्रचार जब तक नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो भी चाहे महाविद्यालय खोलें, विश्वविद्यालय खोलें, इन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की आपकी स्थिति, माननीय मंत्री महोदय, आप दोनों तरीके के विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों के आप मंत्री हैं, आपके नीचे के धरातल पर आपके प्रोफेसर्स की किसी भी डिपार्टमेंट में कमी, जितनी कमी है शायद कहीं नहीं होगी। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय जैसे विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, इसमें भी अगर विद्या संबल जैसी स्थिति आप करना चाहेंगे तो फिर शिक्षा नहीं दे पाएंगे लोगों को, आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं विद्या संबल के जो लोग हैं उनको आपने जिस तरीके से 774 आपके पास महाविद्यालयों में राजशेष से 2700 सहायक आचार्य विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत हैं। विद्या संबल वालों को आप बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं है ये इसमें भी ऐसा आयुर्वेदिक में भी विद्या संबल लगा रखे, केवल आयुर्वेद तक सीमित रहे। हाँ, आयुर्वेद की बात करूंगा, विद्या संबल की। आप विद्या संबल माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं है जिसमें विद्या संबल से इन्होंने लगाए हों। उनके पास प्रोफेसर है ही नहीं। अभी आए तो इसलिए जो रिक्त पद है आयुर्वेदिक पर ही पाया जाएगी मान्यता। नीचे महाविद्यालय या ब्लॉक चिकित्सालय आपके वहां सारे पद रिक्त पड़े। आप ब्लॉक चिकित्सालय में जहां भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपका एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उसको मैं ये कहना चाहता हूं, उसको कर्मोन्नत करके आप ब्लॉक चिकित्सालय मेरे विधानसभा शहरी क्षेत्र में लंबे समय से है। आपके वहां आपके नर्सिंग कंपाउंडर, जो आयुर्वेदिक नर्सिंग कंपाउंडर हैं, उनके पद स्वीकृत नहीं है। उनके पद स्वीकृत करने की मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, आपने जिन भी इसमें महाविद्यालयों में, बघेला मेरा एक आयुर्वेदिक नर्सिंग हॉस्पिटल, उसमें आपके ये पद स्वीकृत नहीं है। और BMS, BHMS के जो भी आपके रफीक खान 3 मिनट हुए सर। हाँ, 4 मिनट हो गए, 4:15 आपने 7 पे में कम मिनट, अब 11:28 हो गए, 11:28 हो गए, 4.5 मिनट हो गए। उधर की बात अलग है, मेरे तो लिखा है मैंने। अब आप अन्य विश्वविद्यालय की बात करने लग गए। करो कंप्लीट करो। अध्यक्ष महोदय, मेरी लास्ट एक बात और कह के मैं, जो हमारे BMS और BHMS के जो पद हैं, जिनकी नियुक्ति आपने लंबे समय से हमारी भर्ती इस आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में इन लोगों की नहीं हो पाई, जिस कारण से इन लोगों ने, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका हम आयुर्वेदिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आयुर्वेदिक उपयोग का मतलब है जहां भी हमारे पद रिक्त पड़े इनके और हम भर दें तो वो लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो जनता के प्रति, इसकी आयुर्वेदिक के प्रति जागरूक और चिंता है नहीं। एक मैं कहना चाहता हूं, जो आप चीज देना चाहते हैं रफीक खान, जिसमें आपके आयुर्वेदिक में जो महोदय, आपने मुझे राजस्थान योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 सूचना के लिए बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया। सभी लोग विद्वान हैं, लेकिन मेरी मजबूरी, मैं समय का पालन कर रहा हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये आप लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप आयुष विश्वविद्यालय की तरफ लेके जाओ। आयुष नाम रखोगे तो इसमें सारी चिकित्सा पद्धति कवर हो जाएगी। आपने इसमें अगर ऐसे पर्टिकुलर नाम देके रखोगे तो इसमें पूरी शिक्षा, जो पूरी हमारी चिकित्सा पद्धति है वो पूरी कवर नहीं होगी। और जब आयुष आप रखोगे तो इसमें सारी की सारी चिकित्सा पद्धति कवर हो जाएगी। जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, आयुष हमारा विभाग है पूरा। और एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं उसके अंदर, कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, आपने उनको अभी तक, मंत्री महोदय, एलोपैथी वालों को तो आपने 60-62 साल का रिटायरमेंट की एज दे दी, और इनको आयुर्वेद वालों को, इनको आयुष वालों को आपने छोड़ा हुआ है।
तो उनको भी उसमें कवर करो। जब आप इनका प्रमोशन कर रहे हो तो इन डॉक्टरों से क्या परेशानी है आपको, उनकी भी वही एज करो, वो एज करो। आरजीएचएस का भी इनको फायदा दो, यूनानी वालों को भी फायदा दो, इनको भी फायदा दो, ताकि सभी जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं राजस्थान के अंदर उनको सभी को इसका फायदा मिले, खाली पर्टिकुलर लोगों को नहीं मिले। और एलोपैथी में और इसमें डिफरेंशिएट मत करो। और इनको आरजीएचएस का आप लाभ क्यों नहीं दे रहे हो? जब आप इसके प्रमोशन की बात कर रहे हो, एलोपैथी वालों को जो सुविधा दे रहे हो वो इनको भी दो, इसमें आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी समझ में जितना भी प्राकृतिक चिकित्सक से जुड़ा हुआ विभाग है आपका, आयुष डिपार्टमेंट में जितने भी लोग आते हैं उनको वही समान फैसिलिटी दी जाए जो आप एलोपैथी वालों को दे रहे हो। अच्छा, एक बात ये और है कि आपके इसमें कर्मचारी जो नर्सिंग स्टाफ है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कमी है। अभी करीब 1200 से 1500 लोगों का स्थान वेकेंट चल रहा है। आप नौकरी देने की बात कर रहे हो कि कह रहे हो हम पद भरेंगे, नई नौकरी सर्जित करेंगे, आपके पास में पोस्ट है, वैकेंसी है, आप उनको भर्ती करने का काम नहीं कर रहे हो, तो उन सबको भर्ती करो। और आपसे मेरी यही गुजारिश है अध्यक्ष महोदय, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन आयुष नाम इसको दो, मैं पुरजोरी से इस बात को कहना चाह रहा हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको 6 महीने के लिए कम से कम जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। श्री अशोक कुमार कोठारी। आभार अध्यक्ष महोदय। राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 पर समय प्रदान करने हेतु अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वरदान साबित होगा। इस विधेयक के आने से ऐसा लगता है कि हमारी प्राचीन भारत की तरफ लौट रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनर्स्थापना। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश था, मिला के 20 लोग, और जहां रिसर्च होते हैं और जहां रिसर्च में आज भी हमारे रिसर्च के द्वारा, पांडुलिपि के द्वारा पूरे विश्व में उसके प्रयोग होते हैं और उस प्रयोग के आधार पर एक बड़े ट्रीटमेंट भी होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश और हमारी जो संस्कृति कहती थी, आयुर्वेद कहते थे, योग कहता है कि बीमारी ना हो, और आज हम देखते हैं बीमारियां इतनी बढ़ गई है। तो बीमारियां बढ़ गई है तो हम लोग एलोपैथी की तरफ मुड़ते हैं, और एलोपैथी के जो साइड इफेक्ट इतने होते हैं वो हमने अभी सेकेंड कोरोना काल में देखा है कि सेकेंड कोरोना काल में एलोपैथी की वजह से कितने साइड इफेक्ट हुए और कितनी युवा डेथ हुई है, उसको भी हमने देखा है। और इसके लिए ये विधेयक का आना, आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आपसे हम कहना चाहेंगे कि इस विधेयक में माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इसमें गो चिकित्सा को भी जोड़ा जाए। गो चिकित्सा के जो रिजल्ट रहते हैं वो एक अद्भुत रिजल्ट रहते हैं, जहां असंभव और असाध्य बीमारियां भी अच्छी हो जाती है। हम स्वयं इसके साक्षी है। सेकेंड कोरोना काल था, हमारा भिलवाड़ा का अरियंत हॉस्पिटल था, 85 बेड थे कोरोना वार्ड में। हम प्रतिदिन 4 घंटा उस कोरोना वार्ड में रहते थे सिंपल ड्रेस में, और उसके बाद हमने कोई मेडिसिन न ली न वैक्सीन लगाई। पर हम आपको ये कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता था तो हम गो चिकित्सा वाली एक गो तीर्थ मेडिसिन लेते थे और हम स्वस्थ हो जाते थे। तो हमारा आपसे कहना है कि गो चिकित्सा का जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गो चिकित्सा कैंसर में तो वरदान है। तो आपसे निवेदन है, इस विधेयक का तो हम समर्थन करते हैं, गो चिकित्सा पद्धति को जोड़ा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रीटा चौधरी, श्री मनोज कुमार सुजानगढ़, कुमारी रीटा चौधरी, श्री गुरवीर सिंह, श्री ललित यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मुझे राजस्थान आयुर्वेद योग और पंचायत राज प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अच्छा विषय है। आयुर्वेद चिकित्सा भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और योग हमारी हजारों वर्षों पुरानी पद्धति रही है। ऋषि मुनियों का देश रहा है, और जब मेडिकल की सुविधा उस जमाने में नहीं होती थी तो जड़ी बूटियों के माध्यम से हमारे जो उस समय के इलाज करने का काम किया जाता था।
आज वही विश्वविद्यालय पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही लोगों को बुला लो, मुझे अच्छा सब्जेक्ट है। अभी वोटिंग और उसमें मैं समझता हूँ कि ये अजमेर में आपने बनवाने काम किया है, इस पर चर्चा आपने करवाई है, तो केवल ये विश्वविद्यालय की बात केवल कागजी नहीं रहे। जैसे कि आज से पहले बजटों में घोषणा भी हुई है, मेरे वहाँ मुंडावर में भी एक अस्पताल खोलने की बात कही थी, लेकिन वो आज तक दिन तक धरातल पर नहीं है। और अभी पता चला कि उसको भी, अस्पताल को भी आप जो है तिजारा में ले जाने का काम कर दिया। इसी प्रकार से ये भी जिस पर चर्चा आप करवा रहे हो बनने काम हो। कोरोना काल पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी आई और उस महामारी के अंदर हमारे जो ये आयुर्वेद नुस्खा था उससे जीवन बचाने का काम किया गया था। और निश्चित रूप से ये जो आयुर्वेद का नुस्खा है, आयुर्वेद चिकित्सा का जो पद्धति है, ये गायब हो गई। आज जो है गांव में देखने को नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, लेकिन कुछ सुधार करने की इसमें आवश्यकता है। हम किसी विश्वविद्यालय में विषय लगाने की बात करते हैं तो माननीय राज्यपाल जी के ऊपर छोड़ने का काम करते हैं। इसमें सरकार का दखल हो, जिससे कि वहाँ उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रह सके, न कि केवल जो भ्रष्टाचार की नींव रखी जाए और वो भ्रष्टाचार होने काम हो। ये बात मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केवल विश्वविद्यालय खोल करके तीसरी करने की बात नहीं। ये जो आदि अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है और ये केवल बीमारी का इलाज करने काम नहीं करता, ये बीमारी को जड़ से खत्म करने काम करता आयुर्वेद जो नुस्खा है। और मैं समझता हूं कि आप इसके ऊपर अजमेर में आप इसको लेकर आने काम किया है, तो निश्चित रूप से आप पूरे प्रदेश में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने काम करेंगे। अच्छे अस्पतालों की स्थापना करवाने की भी आप लोग काम करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ का जो ये पुष्कर बड़ी गंभीर बीमारियां आज इलाके में हो रही हैं, पूरे प्रदेश में, देश में हो रही हैं, उन बीमारियों से निजात मिल सके। कैंसर जैसी, बीपी और शुगर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, लोगों की दिनचर्या खराब हो रही है। और आज केवल मैं समझता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद और योग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योग आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ समय में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि योग तो हमने अभी से शुरू करने का काम किया है, ये आयुर्वेद का नुस्खा हम लोग अभी लेकर के आए, ये तो हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये योग वाला जो काम और चिकित्सा जो आप लोग बनाने, विश्वविद्यालय बनाने की आप लोग बात कर रहे हैं, ये बनेगा तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं इस बात का कि बन करके धरातल उतारने का काम करेंगे, जो क्योंकि पूर्व में जो घोषणाएं हुई हैं वो आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए कम से कम 6-3 माह नहीं, इसको तो 1 साल के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए, जिससे कि जनता की राय, ओपिनियन आ सके और उसके बाद में इसका जो लागू हो तो एक अच्छा जो पूरे प्रदेश को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को, सॉरी, मंत्री जी उत्तर देंगे। मैंने कहा इशारे से शायद कह रहे हैं हो गया, पिछले मंत्री जी उत्तर देंगे। विधेयक पे थोड़ा सा गाड़ी स्पीड ज्यादा पकड़ रही है। बोले मंत्री, बोले मंत्री। हाँ, शांति धारीवाल, शांति धारीवाल। अब माननीय मंत्री जी उत्तर दें। धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि कम से कम अब सरकार की, मेरे को डाउट है कि गवर्नर साहब सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरूर डाउट है। धन्यवाद। पहली बार आपका धन्यवाद सुना मुख्यमंत्री के लिए, धन्यवाद। चलिए देता हूं, चलिए उसकी पूरी कार्रवाई देखते हैं, पूरी कार्रवाई। हाँ, तो मैं धन्यवाद हमेशा देता हूं और फेसबुक पर भी डालता हूं जो काम घोषणा करते हैं, आप देख लेना कभी भी। वैसे आप भले आदमी हैं। ब्राज जी, हाँ, माननीय जानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार माननीय, सबसे पहले मैं सुन तो लो, उस मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम करना चाहता हूं
जिन्होंने चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र चरक संहिता दी है। सदन के सभी सदस्यगण, आज इस सदन के सम्मुख मुझे गर्व है कि मैं एक ऐतिहासिक पहल राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना से जुड़े विधेयक पर बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अजमेर में आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस क्रम में आज 9 मार्च 2025 चैत्र मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना का ये बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी प्रयास का नाम है ये बिल। ये बिल सुशोभित है हमारा राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की भावना से। यह बिल जुड़ा है स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के लक्ष्यों से। इस भावना और लक्ष्य को साकार करने के लिए अजमेर की पावन भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया है। अरावली की गोद में बसा यह शहर अजमेर प्राचीन वीरता, संस्कृति और आध्यात्मिकता की अद्भुत धरोहर है। अजमेर में है भगवान ब्रह्मा की नगरी पुष्कर और सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया था और कालांतर में यही ज्ञान धरती पर अवतरित हुआ है। आयुर्वेद और योग मानवता को भारत की अनुपम देन है। आयुर्वेद का मौलिक ग्रंथ है चरक संहिता। इसमें लिखा गया है आयुर्वेद का ज्ञान शाश्वत है। अजमेर वही नगरी है जिसे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी बनाया। ऐसे गौरवशाली ऐतिहासिक शहर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान के केंद्र की स्थापना होना अत्यंत उपयुक्त और प्रेरणादायक है। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले भारत भ्रमण के दौरान यहाँ आकर भारत की संस्कृति, एकता और आध्यात्मिकता की शक्ति को महसूस किया था। ये अजमेर क्रम भूमि है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने देश को संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। और ये धरती है माननीय अध्यक्ष महोदय जहां आप विराजमान हैं, जहां आप कई सालों से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपने उस अजमेर में विकास की गाथा लिखते हुए आज ये विश्वविद्यालय की भी आपकी उस विकास की गाथा में जुड़ने जा रहा है। मेरी भी जन्मभूमि है। आपकी जन्मभूमि, आप वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्टिफिशियल है। यह विश्वविद्यालय वेदों की ओर लौटने का एक कदम है। दामाद आर्टिफिशियल, आप तो व्यक्तिगत अच्छे हो। नहीं, चलो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये वहां के दामाद है, लेकिन मेरा भी लोकसभा क्षेत्र है। अनीता जी, हाँ, अनीता बघेल जी पर क्या विश्वास। आगे बढ़ो माननीय मंत्री जी। बिल्कुल। माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब मत करो। आपको बधाई, बहुत मुझे अगला विधेयक लाना है। आप दोनों को बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की सभ्यता केवल भौगोलिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान विज्ञान और मानवीय कल्याण की अद्भुत परंपरा
की एक कहानी भी है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान विकसित किया। वह आयुर्वेद के रूप में आज भी पूरे विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में उपस्थित है। आज दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा, योग और समग्र स्वास्थ्य की ओर लौट रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन परंपराओं आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योग और आयुर्वेद को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में पहचान भी मिलने लगी है। आज 187 से अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद को वर्तमान में 30 से अधिक देशों में एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिल चुकी है और वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है। आयुर्वेद एवं योग की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ ही इस क्षेत्र के दक्ष चिकित्सक, शिक्षक और थेरेपिस्ट की मांग भी दुनिया भर में बढ़ने जा रही है। इसमें सारे आ जाएंगे। मैं गर्व के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्ष राजस्थान ने 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर विश्व कीर्तिमान दर्ज कराया। इस कीर्तिमान के लिए इस सदन के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी वासियों को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। संपूर्ण राजस्थान को माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं है, बल्कि यह अनुसंधान, शिक्षा और उपचार का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली से संपन्न रोगों का समाधान खोजा जा सकेगा। यहां से निकलने वाला चिकित्सक और शोधकर्ता न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश और विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाने का कार्य करेगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए इस शाश्वत ज्ञान का देश और विदेश में प्रचार करना होगा। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद एवं योग के क्षेत्र में जो शोध एवं नवीन अनुसंधान किए जाएंगे, उन नवीनतम आविष्कारों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा और इन सब के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकेगा। पास किया जाए। विश्वविद्यालय को स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हाइजीन, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हाइजीन एवं आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में समग्र विकास किए जाने हेतु ज्ञान और कौशल के लाभों का विस्तार करना होगा। प्राकृतिक वनस्पतियों से निर्मित औषधियों पर आधारित आयुर्वेद, प्राकृतिक पर आधारित दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग इत्यादि के शैक्षिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा शिक्षा सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं को किफायती ढंग से संचालित कर वित्तीय आत्मनिर्भरता का निर्माण किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र के रूप में यह विश्वविद्यालय कार्य करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूं। विश्वविद्यालय का मुख्यालय रखा जाना प्रस्तावित है। वो कहाँ रखे सर? अजमेर में रखा जाना प्रस्तावित है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरे सपनों को साकार कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। अनीता बदेल जी, सपने तो मेरे थे। अजमेर में रखा जा रहा है। पुष्कर का क्षेत्र है और मेरा स्वप्न है। थैंक यू। प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ये पूरे अजमेर को है। अजमेर को
प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भूमि में से 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं विभाग के पास पूर्व से जिला आयुष चिकित्सालय कायड़ अजमेर एवं नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर हेतु उपलब्ध भूमि में 4.67 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम किए जाने की प्रशासनिक सहमति जारी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताना चाहूँगा। यह विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय का निगमितीकरण कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्य तथा वे सभी जो भविष्य में ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे जब तक वे अपने अपने पद या सदस्यता पर आसीन होंगे, उन्हें इस प्रकार राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर के नाम से एक निगमित निकाय बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में गठित किया जाना भी प्रस्तावित है। कुलाधिपति राजस्थान राज्य के राज्यपाल पदेन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे जो कि इस विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे। कुलगुरु विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के विषय में बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस प्रकार से प्रस्तावित है। एक होगा इसमें प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद, संकाय, अध्ययन मंडल, वित्त एवं लेखा समिति, अनुसंधान मंडल, खेल एवं छात्र कल्याण मंडल, नवाचार मंडल और ऐसे अन्य निकाय जिसे अधिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय की निधि एवं वित्त के विषय में अवगत कराना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार, भारत सरकार या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा दी गई कोई भी अंशदान या अनुदान राशि शामिल होगी। विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से प्राप्त आय, जिसमें शुल्क एवं अन्य प्रभारों से प्राप्त आय भी इस निधि में सम्मिलित होगी तथा वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति, दान, न्याय एवं अन्य अनुदान आदि भी इस निधि में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय निधि को किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाना भी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण भी समय समय पर करवाया जाएगा। जहां राज्य सरकार की निधियां संलग्न हो वहां विश्वविद्यालय ऐसे निधियों के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति के साथ संलग्न शर्तों एवं नियमों का पालन करेगा। इस प्रकार एक उच्च स्तरीय और बहुविषयक शासन ढांचा सुनिश्चित करेगा कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बने बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन का भी एक आदर्श प्रस्तुत करे। मुझे ये भी कहना है कि जब हम किसी विधेयक पर इस सदन में चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। यही लोकतंत्र की शक्ति है, किंतु ऐसी चर्चाओं के बाद जो निर्णय इस सदन से निकलता है वह किसी एक पक्ष का नहीं होता है, वह पूरे समाज की सामूहिक भावना का निर्णय होता है। वह ऐसा निर्णय होता है जो सकारात्मक और जनोपयोगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। आज ये विधेयक भी उसी भावना के साथ इस सदन के सामने रखा गया है। मैं इस सदन के सभी सदस्य मान्यों से आग्रह करता हूं कि हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर और इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें, क्योंकि ये केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं रही बल्कि ये राजस्थान के भविष्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध की मजबूत नींव रखने का कार्य है। और इसी भावना को व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। जिस धरती से जग को जीवन का विज्ञान दिया, मंत्री को जवाब नहीं दूंगा। जिस धरती ने जग को जीवन का विज्ञान दिया, आज वही अपनी विरासत को फिर से पहचान रही है।
अजमेर की पावन धरती से उठेगी ऐसी ज्योति जो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भविष्य की राह दिखाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय अजमेर आने वाले समय में राजस्थान को आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि यह विधेयक सभी पक्षों के लिए बढ़ते राजस्थान की परिकल्पना को साकार सिद्ध करने वाला होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी इसके समर्थन का विनम्र आग्रह करता हूं। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद कोई नया नहीं, यह हमारी भारतीय संस्कृति जो 5000 साल पुरानी चिकित्सीय परंपरा और पद्धति रही है। हम मानते हैं कि यह पद्धति आधुनिकता के दौर में ओझल हो गई थी। हमारी सरकार इस आयुर्वेद पुनर्जागरण को एक सफल संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि हम हमारी इस जड़ों से जुड़ना होगा, परंपरा को अपनाना होगा। इसी भावना के साथ मैं सदन में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। कुछ पंक्ति। भटकते रहे हम जग की चमक धमक के रास्तों में, भटकते रहे हम जग की चमक दमक के रास्तों में, अपनी जड़ों का रास्ता कहीं छूट गया। अब वक्त की पुकार है, लौट चले अपनी परंपरा की ओर, जो ज्ञान हमारा था वही फिर से हमें अपनाना होगा। जो दीपक कभी इस धरती से दुनिया को उजाला देता था, आज वही अपनी चौखट पर बुझा बुझा सा लगता है। समय कह रहा उठो, उस ज्योति को फिर से जलाओ, जो अपना था उसे फिर से अपनाना होगा। हमने ही अपनी धरती को भुला दिया वक्त की दौड़ में, वरना दुनिया कभी रोशनी भारत से मांगती थी। अब लौटने का समय है अपनी जड़ों की ओर, क्योंकि जो खो गया उसे फिर से पाना होगा, उसे फिर से पाना होगा। जय हिंद, जय जय राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, सक्षम राजस्थान। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। सशक्त राजस्थान, सफल राजस्थान, अपना राजस्थान, हमारा राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में वो ना गए। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु, मैं संख्या गिन ली, जनमत संख्या हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंडशः विचार। मुझे मालूम है आप नो तो करें कि मन से आपने कहा था कि हम आपका इस विषय विधेयक के साथ हैं। क्योंकि ये थर्ड स्टेज बहुत ज्यादा तो नहीं। थर्ड स्टेज में बोल सकते हो। पहले वो थर्ड स्टेज में बताऊंगा। खंडशः विचार, खंड 2 से 68 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 2 से 68 स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 68 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है, खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाएं। जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर प्रेमचंद, कोई बोलने वाला है क्या? थर्ड स्टेज कोई नहीं। अब क्यों लगाते हैं? 2 मिनट बात कहते हैं साहब। राजस्थान। अच्छा एक सेकंड,
पहले मंत्री जी प्रस्ताव रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को पारित किया जाए। थर्ड स्टेज कोई बोल सकता है इसमें थर्ड स्टेज में? जो हाउस में देख लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक नहीं है फिर भी लाने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की इस चिकित्सा पद्धति ने अपना वर्चस्व और अपना एक प्रभाव पूरे विश्व में वैश्विक रूप में जमाया है, आज आवश्यकता है कि हम आयुर्वेद को सिर्फ 4 मिनट में, जिस तरीके से हम आयुर्वेद को लेकर सभी चिंतित रहे और 2014 के बाद से हमारी ये प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति जो निरापद रूप से लोगों की चिकित्सा करने में समर्थ है, जिस प्रकार इस कोरोना के समय में भी हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने लोगों के उस कोरोना काल में उस भीषण बीमारी से बचाव किया। मेरे बहुत सारे जो साथीगण अभी बोल रहे थे, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि इस राजस्थान आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय जो अजमेर में लाया गया, उसके लिए कुछ साथी कह रहे थे कि जोधपुर में ही जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर ही इसका काम होना चाहिए। मेरा मानना है कि इस प्रकार जैसा कि हमारी सरकार चाह रही है कि सिर्फ अजमेर में ही नहीं और भी कई जगह हमारी ये प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा लोगों के जो है व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो, इसको हम नीचे तक लोगों तक उसका लाभ पहुंचा सकें। मैं इस राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक जो लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं और सभी से अपेक्षा करता हूं कि सभी इसके समर्थन में रहेंगे। धन्यवाद। आपको कुछ नहीं बोलना? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए अनुमति चाह रहा हूं बोलने के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि मैं 1990 में आयुर्वेद राज्य मंत्री था स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत साहब के मंत्रिमंडल में, और उसमें मैं इकलौता आयुर्वेद मंत्री था पूरे देश में, और किसी प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं थी। आयुर्वेद विभाग अलग से था नहीं, भारत सरकार में भी नहीं था, और उस समय इकलौता आयुर्वेद संस्थान था हमारे पास जयपुर में, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, वो भी पूरे देश में कहीं नहीं था। और ठीक इसी तरह से इकलौती यूनिवर्सिटी थी जामनगर में, पूरे देश में और कहीं नहीं थी। और जब मुझे पता चला कि जामनगर में यूनिवर्सिटी है तो मेरे मन में भी इच्छा प्रकट हुई, जैसे आपके मन में अजमेर के प्रति इच्छा प्रकट हुई, मेरी इच्छा हुई कि राजस्थान में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मैंने स्पेशली विशेष तौर पे जामनगर का प्रवास बनाया, 2 दिन वहाँ की यूनिवर्सिटी में रहा, मैं वहाँ की सारी जानकारी लेके आया, क्या क्या कैसे यूनिवर्सिटी बनती है वो सारा लेकर आया। यहाँ लाके मैंने वो जो फाइल चलाई थी उसके परिणाम स्वरूप 2003 में जाकर हमारी यूनिवर्सिटी बनी। धन्यवाद जिन्होंने भी बनाई, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हुई। राजस्थान के पुनर्गठन के समय ये तय हुआ था कि राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों को कुछ कुछ विभाग दिए जाएंगे ताकि सबका महत्व बना रहे। एजुकेशन का सेंटर निदेशालय बीकानेर में बनाया गया, जोधपुर में हाई कोर्ट दे दिया गया, वैसे ही अजमेर को आयुर्वेद विभाग और रेवेन्यू बोर्ड दिया गया था। इसलिए जिस समय यूनिवर्सिटी बन रही थी उसमें पहला अधिकार अजमेर का था। अब जोधपुर के प्रति हमारा मोह था, ताकत उनके हाथ में थी उसमें, इसलिए वो जोधपुर चला गया। स्वाभाविक अधिकार अजमेर का था, अजमेर में बनना चाहिए था। वो स्वाभाविक अधिकार अजमेर को आज मिल रहा है, उसके लिए अजमेर को बधाई। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विशेष बात ध्यान में लाना चाह रहा हूँ। आयुर्वेद विभाग उस समय में जब मैं होता था सबसे फालतू का विभाग माना जाता था, और मेरे बाद तो एक आध कोई आयुर्वेद मंत्री रहा है, अचलाराम जी शायद मेरे बाद में, उसके बाद आयुर्वेद का अलग मंत्री बनाना ही बंद कर दिया। चिकित्सा विभाग के मंत्री को ही आयुर्वेद विभाग सौंप दिया जाता था। इतना गौण हो गया आयुर्वेद राजस्थान में। भारत सरकार में तो पहले ही गौण था, लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद आयुर्वेद को आयुष बनाकर सबको मिलाकर जो महत्व दिया गया है, वो महत्व न केवल देश मान रहा है, पूरी दुनिया उसको मान रही है। और उसी हिसाब से केवल नाम नहीं दिया गया, उसी हिसाब से उसमें सारी व्यवस्थाएं की गई है। आज जगह जगह पर
जो पंचकर्म की पद्धति हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच गई है, उससे आगे भी जाने की तैयारी हो रही है। और दवायाँ, आयुर्वेद विभाग, मेरे समय में दवाएँ नहीं होती थी, 4 रसायनशालाएँ थी, उनकी जितनी क्षमता थी उतनी दवाएँ मिलती थी। लेकिन उसमें मैंने जो प्रस्ताव चलाया था कि जैसे एलोपैथी वाले दवाएँ खरीद सकते हैं बाज़ार से, हम क्यों नहीं खरीद सकते। बाद में भैरू सिंह ने उसको स्वीकार किया और आज दवाएँ की कोई कमी नहीं है, हर औषधालय में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध रहती है। और ये जो विशेष वो होने जा रहा है कि इसमें सारे जितनी पद्धतियाँ हमारी है, होम्योपैथी, यूनानी, सबको मिलाकर जो किया जा रहा है उसमें पर्याप्त रूप से बजट भी उपलब्ध है। और अभी 4 दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से हर पंचायत तक भी हम आयुर्वेद को पहुंचाना चाह रहे हैं। इतना बड़ा विजन सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज में हो सकता है और भजनलाल शर्मा के राज में हो सकता है, इस बड़े विजन के रूप में। और आयुर्वेद को हमारी नसों में है, आयुर्वेद भारत के नस नस में, गांव-गांव में आयुर्वेद है। उस आयुर्वेद की पद्धति को, भारत की पद्धति को भारत में प्रतिष्ठापित करने के लिए जो प्रयास भारत सरकार और राजस्थान सरकार कर रही है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अजमेर को एक बार फिर बधाई। हमारे सदस्यों, चूँकि अजमेर से जुड़ा इसलिए 2 मिनट मेरे को भी ध्यान आ गया। अजमेर में 1987 को MDS यूनिवर्सिटी बनी। 38 साल के बाद आज मैं लगातार पिछले 10 वर्षों से प्रयत्न करता रहा कि अजमेर में एक नया विश्वविद्यालय खोलें, और आज भजनलाल जी की सरकार या हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने इसको स्वीकार करके आज विधेयक को पारित करवा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक निवेदन माननीय अध्यक्ष मेरा महोदय, सपना पूरा हुआ। अध्यक्ष, सपना पूरा हुआ, हम सबका भी सपना है। अजमेर से 2 माननीय विधायक विराजमान है। कल वाली जो आपका आयोजन है उसके अलावा कोई न कोई अजमेर में बड़ी आयोजन मेरी ओर से तो कल है ही नहीं, कल वाला नहीं, मेरी ओर से उसके बाद में कोई आयोजन अजमेर में होना चाहिए। चलिए, प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, वो भी अधूरे मन से कहा इसलिए मैं सर्वसम्मति से मान के चलता हूँ। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 पारित किया गया। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, इसमें कुल 30 लोग हैं। दोनों सचेतकों में बात की है। मेरा है कि अभी लगभग 3 बजने वाले हैं। इसको यदि 4:45 तक आप बहस समाप्त कर लेंगे तो हम 5:30 तक इसको पारित करवा के आप लोग मैच में जा करके खेल सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मदन दिलावर, नाम तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत राज विधेयक 2026 को विचारार्थ लिया जाए। तो 2 घंटे हो गए ना। हाँ, श्री गोविंद सिंह डोटासरा। माननीय आपके स्पीकर साहब, सचेतक ने 10 मिनट आपको दिए, बाकी के नाम काट के आपको टाइम दिया है। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका भी, सचेतक का भी। नहीं, इसलिए दूसरों को न लगे कि हमको 10 मिनट क्यों नहीं दिए। मैं तो आपको दूसरों के 5 के नाम काट के दिया है। इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, ये जो बिल आप लेकर के आए हो, इसको हमने जनमत जानने के लिए, प्रचारित करने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े विषय है सर। ये 30 साल पहले क्यों लाया गया था, 1990 में ये बिल क्यों लाया गया, ये बात देखनी पड़ेगी। इसका मूल उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण। उस समय की केंद्र की सरकार हो, चाहे आज की वर्तमान की केंद्र सरकार हो, सबका एक ही विषय रहता है, जनसंख्या नियंत्रण, जिससे जो संसाधन हैं हमारे पास में, उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग हो सके, लोगों के कल्याण के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए, अच्छे बच्चों की आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षा ले सके, स्वास्थ्य के प्रति वो तकलीफ ना भोगे। और मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य था जिसको लेकर के तत्कालीन बीजेपी की सरकार, भैरू सिंह जी शेखावत साहब ये लेकर के आए थे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने रिप्लाई में स्पीकर साहब बता दें कि क्या
इसका उद्देश्य इसलिए समाप्त हो गया, इसको इसलिए आप चेंज कर रहे हो कि क्या जनसंख्या नियंत्रण हो गया? नंबर 1। नंबर 2, क्या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल करके और आपको छूट दे दी कि नहीं अब जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, मर्जी आए जितनी जनसंख्या बढ़ाओ, हमारे पास में बहुत अथाह संसाधन हैं? क्या जनसंख्या उस वक्त बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों पर बोझ मानी जाती थी, क्या वो बोझ समाप्त हो गया है? क्या अब बोझ नहीं रहा है जनसंख्या? क्या ये चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है? ये भी एक बात आई है कि साहब चुनावी लाभ के लिए भी किया जा सकता है। क्या ये जो कानून था, क्या ये जब से आया तब से जनसंख्या नियंत्रण में